दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन सोमवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 1 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मनीषा के पिता को आया सीबीआई का फोन, पूछे सवाल। अंजलि राघव की कमर छूने वाले हीरो ने मांगी माफी। इस्लाम कबूल कर चेतराम बना इकराम। रेखा बनी रुखसार, बहन को बोला गरीब पैदा होना गुनाह नहीं मरना गुनाह। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र का ट्रंप पर हरियाणवी पंच। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाई झाड़ू। बुजुर्ग से शारीरिक संबंध बनाने के बाद मांगे 10 लाख रुपए। हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट, अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां भी हुई कैंसिल। पीएम मोदी ने मांगा चीन का साथ। अमेरिकी टैरिफ से 30,000 करोड़ का हुआ नुकसान। मोदी बोले प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की ले रही परीक्षा। गूगल पर सर्च न करें कस्टमर केयर नंबर, हो सकते हैं साइबर फ्रॉड का शिकार। अभय चौटाला बोले चुनाव आयोग पर नहीं रहा भरोसा। किसानों की फसलें बर्बाद होने पर फूटा सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी का गुस्सा। शेयर बाजार में 5 सितंबर को है बड़े मूवमेंट की उम्मीद। सांसदों की सैलरी बढ़ने पर हुआ उग्र प्रदर्शन, जलाई संसद। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की लेडी टीचर मनीषा की मौत का सच ढूंढने के लिए अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई आएगी। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारी का फोन आया, जिन्होंने आज आने की बात कही। पिता ने कहा कि अब सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा की मौत का केस सीबीआई को सौंपने की घोषणा की थी। उसी के बाद 21 अगस्त को मनीषा के शव का संस्कार हुआ था। इस बीच सिंघानी गांव के खेतों में जहां 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था, उस स्पॉट पर बरसात का पानी भर चुका है। स्थानीय पुलिस ने यहां रिफ्लेक्टिंग पट्टी लगाकर घेरा बनाया था ताकि सीबीआई मौका देख सके। पिछले 17 दिन में कई बार बरसात हो चुकी है। 2 दिन पहले यह पानी जमा हो गया था। ऐसे में स्पॉट पर कोई सुराग मिलेगा यह कहना अभी मुश्किल होगा। हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने के मामले में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने माफी मांगी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लिखा कि अंजलि जी, वह शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बहुत बुरा लगा। मेरी आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वहीं एक्ट्रेस अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर पवन सिंह की माफ़ी का स्टेटस लगाते हुए लिखा कि पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट है। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जय श्री राम। बता दें कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लेकर एक बार फिर विवाद गहराया है। दरअसल हरियाणवी सिंगर और डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले में अनुसूचित जाति के हिंदू परिवार का इस्लाम कबूल करने का मामला सुर्खियों में है। राजमिस्त्री का काम करने वाले चेतराम अब मोहम्मद इकराम है। पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी है। इनके 3 बच्चे भी धर्म और नाम बदल चुके हैं। हालांकि चेतराम के भाई सतबीर की शिकायत पर नगीना थाने में शाहिद और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि लालच और दबाव देकर चेतराम का धर्मांतरण करवाया गया है। हिंदू संगठनों ने नगीना थाने में खूब हंगामा किया। उस वक्त चेतराम का परिवार थाने में पुलिस सुरक्षा में था। पुलिस ने चेतराम और उसकी पत्नी के नूंह कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। इसमें उन्होंने कहा कि मर्जी से इस्लाम कबूला है, किसी का कोई दबाव नहीं है। इसके बाद से यह परिवार भूमिगत है, जबकि हिंदू संगठन इन्हें वापस अपने धर्म में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच चेतराम और रेखा के वीडियो सामने आए। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने मर्जी से इस्लाम कबूला और इसी में रहेंगे। ये वीडियो कहाँ बनाए गए, किसने बनाए और किसने वायरल किए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। उधर चेतराम का परिवार एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने लेकर आया है। बताया गया कि इसमें चेतराम अपनी बहन से बात कर रहा है। वह कहता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है। इस बातचीत के आधार पर चेतराम के भाई कह रहे हैं कि लालच देकर धर्मांतरण करवाया गया है।
भिवानी के रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अपने ताऊ बोलिया अंदाज में तंज किया है। लिखा कि इस तरह आड़े तावड़े सस्पेंड होंदे रहे हैं, पिछली योजना में बाल बाल बच गया था, यानी इस तरह जल्दबाजी करने वाले जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप महाभियोग से बाल बाल बच गए थे। यह पहला मौका नहीं है जब विजेंदर ने देसी अंदाज में किसी बड़े नेता पर हमला बोला है। इससे पहले राहुल गांधी पर भी ताऊ बोलिया अंदाज में तंज किया था। तब अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था कि मैं बोलिया ताऊ तने के लागे वोट चोरी हुई है। ताऊ बोलिया नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह तंज तब किया गया था जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। विजेंदर युवाओं को फिटनेस व लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने के लिए भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं। ऐसी ही एक पोस्ट में लिखा कि केवल सपने मत देखो, मेहनत करके अपना भाग्य खुद बनाओ। युवा राष्ट्र की शक्ति हैं। सिर्फ सपने मत देखो बल्कि जुनून, अनुशासन और साहस के साथ उनका पीछा करो। कड़ी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाओ। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्रमदान किया। सीएम ने ब्रह्मसरोवर पर स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान के तहत सड़क पर झाड़ू लगाई। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद की चेयरपर्सन और बीजेपी के जिलाध्यक्ष तेजिंदर सिंह गोल्डी ने भी श्रमदान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। गुटबाजी के कारण ये लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। वोट लेने के लिए ये नेता राहुल गांधी को स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं कि ऐसा कहने से वोट मिल जाएंगे। उन नेताओं को राहुल गांधी को लेकर हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना का भ्रमण करना चाहिए, जहां महिलाओं को 2-2 हज़ार और 1500 देने का वायदा किया था। नायब सैनी ने कहा कि मोदी ने मेहनत करके पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है और गरीबों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। इन नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। उनको इस तरह की भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आइए बात करते हैं बुजुर्ग से संबंध बनाने के बाद 10 लाख रुपए के साथ ब्लैकमेलिंग करने की। जी हाँ, गुरुग्राम पुलिस ने बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं और 1 वकील को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान वकील कुलदीप मलिक और महिलाओं आशा तथा कंचन उर्फ कर्तिका के रूप में हुई है। पालम विहार थाना पुलिस ने तीनों पर वरिष्ठ नागरिक से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में वरिष्ठ नागरिक की बेटी ने एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार दोनों महिलाओं ने उसके विधुर पिता को मिस्ड कॉल कर दोस्ती की और फिर बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वे उसके घर पहुंची, जहां एक महिला ने उन्हें शारीरिक संबंध का लालच दिया। थोड़ी देर बाद वह यह कहकर चली गई कि काम हो गया, सबूत मिल गया। घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ नागरिक को महिलाओं की ओर से रंगदारी के कॉल आने शुरू हो गए। उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि रकम न देने पर उन पर झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जब वरिष्ठ नागरिक ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया तो महिला ने कथित घटना के 14 दिन बाद बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद परिवार ने अपने वकील अंकित गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज के साथ डीसीपी कर्ण गोयल से मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत करवाया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई, जिसमें एक कुलदीप मलिक नाम के वकील ने महिला और उसके गिरोह के सरगना से बुजुर्ग को झूठे मामले से मुक्त कराने के लिए फाइनल सौदा 6.5 लाख रुपए में कराने की बात कही। आइए बात करते हैं हरियाणा में बाढ़ की चेतावनी की। जी हाँ, हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 36 से 48 घंटे भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में मानसून के एक्टिव होने से 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीएम नायब सैनी ने 2 से 5 सितंबर तक का यूएई का दौरा भी रद्द कर दिया है। यह फैसला भारी बारिश के अलर्ट और पहाड़ों में हो रही बरसात के बाद लिया गया है। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।
दोनों के बीच 50 मिनट की बातचीत हुई। इसमें मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन चीन और हाथी भारत को साथ आना चाहिए। अमेरिका के 50% टैरिफ वार से पंजाब की इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्डर रुक गए हैं। टैरिफ के कारण पंजाब के 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही अकेले 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पार्ट्स, खेल और लेदर, खेती उपकरण इंडस्ट्री भी शामिल है। इन उद्योगों से जुड़े उद्योगपतियों ने कहा कि अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ का फायदा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को होगा। पंजाब की सबसे बड़ी खेल इंडस्ट्री AM इंटरनेशनल के मालिक मुकुल वर्मा के अनुसार अमेरिका खेल प्रोडक्ट के लिए बड़ा बाजार है। इस मुश्किल घड़ी में अब केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। पंजाब हर साल लगभग 54,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का हिस्सा अमेरिका को जाता है। टैरिफ के चलते कई क्लाइंट्स ने ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल खिलाड़ी, इनोवेशन, शिक्षा, वोकल फॉर लोकल पर बात की। उन्होंने कहा कि इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की परीक्षा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने भीषण बाढ़, भूस्खलन देखे। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुख पहुंचाया। हम उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। जहां भी आपदाएं आई, हमारे NDRF, SDRF के जवानों ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दिन रात अथक परिश्रम किया। PM ने कहा कि कई उम्मीदवार UPSC की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सके। उनकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु ऐप पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ शेयर की जाएगी ताकि उन्हें इन कंपनियों में अच्छी जॉब मिल सके। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाता है। अक्सर लोग बैंक, किसी कंपनी या विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में फ्रॉड या फर्जी नंबर मिलने का खतरा रहता है। दरअसल यह जरूरी नहीं कि गूगल पर उपलब्ध हर नंबर सही या आधिकारिक हो। कई बार साइबर अपराधी गूगल पर फर्जी कस्टमर नंबर डालकर लोगों को धोखा देते हैं और उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते समय बेहद सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। गूगल उन कस्टमर केयर नंबर को ऊपर दिखाता है जो उसकी एल्गोरिदम, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट के आधार पर रैंक होते हैं। इसमें सही और आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन साइबर अपराधी नकली वेबसाइट और पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए फर्जी नंबर टॉप पर दिखा सकते हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भिवानी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। अभय ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ राज्यसभा में बीजेपी को मदद दी, बल्कि सत्ता में बनाए रखने का भी खेल खेला। अभय चौटाला ने कहा कि अब कांग्रेस की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि जो लोग इनेलो को छोड़ चुके थे वे भी अब फिर से पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। उन्होंने 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली देवीलाल जयंती पर सम्मान दिवस रैली को ऐतिहासिक बताया और कहा कि वे खुद हर हलके में जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आयोग अब बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने 30 दिन की जेल पर CM से PM तक की कुर्सी जाने वाले बिल को विपक्ष को सत्ता से दूर रखने की साजिश बताया और दावा किया कि यह कानून अभी पास नहीं होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए अभय ने कहा कि PM हमेशा विदेश दौरे पर रहते हैं। अगर वे देश हित में कुछ ठोस काम करें तो जनता को राहत मिलेगी। हिसार जिले में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने PWD विश्राम गृह में कहा कि जिले के
कई गांव में बारिश का पानी जमा हो चुका है और किसानों की फसल खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई गांव में निरीक्षण किया है और किसानों का बुरा हाल है। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि उन्होंने इस मामले में हिसार डीसी से बात भी की है और उन्होंने कहा कि वह गिरदावरी करवा रहे हैं और पानी की निकासी का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन जब भी बाढ़ व सूखे के हालात होते हैं तो सरकार तत्काल प्रभाव से फंड जारी करती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई मुआवजा राशि जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से अस्थायी बजट जारी करना चाहिए क्योंकि प्रदेश के कई इलाके डूब चुके हैं और सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने बताया कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद है और सिंचाई विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं ड्रेनेज की सफाई सही समय पर न होने के चलते बार बार ड्रेनेज टूट रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। शेयर बाजार के लिए इस हफ्ते 5 सितंबर की तारीख अहम है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन बाजार में बड़ा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ग्लोबल मार्केट के संकेत, अमेरिकी टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। आइए बात करते हैं सांसदों की तनख्वाह बढ़ने पर हुए हंगामे की। जी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत देश के कई हिस्सों में सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मकासर शहर की क्षेत्रीय संसद में आग लगा दी। हाल ही में इंडोनेशियाई पुलिस के वाहन ने मोटरसाइकिल से जा रहे डिलीवरी बॉय को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। उग्र प्रदर्शनों को देखते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी। उन्हें 3 सितंबर को चीन में विक्ट्री डे समारोह में जाना था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर आयोजित होता है। प्रबोवो के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति देश की हालात पर खुद नज़र रखना चाहते हैं और इन हालातों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चीन सरकार से माफ़ी मांगी कि वे उनके बुलावे पर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 22 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 25 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 23 डिग्री है और यह 25 डिग्री जैसा महसूस होगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 94% रहेगी। शाम का तापमान 22 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 22 डिग्री और हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।